जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल PRGS क्लासेस पे। और हमने जो अपनी नई सीरीज है जीएस की वो स्टार्ट कर दी है और करंट अफेयर्स भी इसमें पढ़ाया जाएगा। और जैसे हमने आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख ही लिया होगा, उसमें हमने पूरी डिटेल से चर्चा कर दी है हमारे बैच के बारे में। और ये बैच मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जितने भी ऐसे एग्ज़ाम है, कंपटीशन वाले एग्ज़ाम है जिसमें जीएस या करंट अफेयर्स आता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट हुई है। और इसमें हम डीपली और बढ़िया करके कंटेंट के एक अच्छा कंटेंट के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे और इसमें हम कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। और जो भी बच्चा अपनी इस बार यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है या किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें भाइयों। और क्योंकि जितना ये शेयर होगा, जितना फैलेगा भाई, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपका आशीर्वाद मिलेगा। तो भाई ये जो हमारी सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुकी है। और जैसे कि हमने हमारी जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी, हमने उसमें मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा स्टार्ट कर दी थी। तो आज हम उसी के कुछ आर्टिकल्स लेके, जो आगे की नेक्स्ट वीडियो है वो आ चुकी है आर्टिकल्स के साथ, ठीक है। और ये आपकी कह सकते हैं मौलिक अधिकार पे, फंडामेंटल राइट्स पे 4-5 वीडियो आएंगी, क्योंकि मैं वीडियो छोटी बनाऊंगा ताकि आपको इंटरेस्ट लेके पढ़ें और नोट्स बनाने में आपको आसानी हो और आप अपनी तैयारी को एक सही डायरेक्शन दे सके। मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी करते हैं तो आप जरूर सक्सेस होंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं अपने जो हमारे आज के जो आर्टिकल्स है उसके बारे में। मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे जो वर्तमान में है मौलिक अधिकार 6 हैं, तो उसका जो पहला अधिकार है समता का अधिकार, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। उसमें जो आर्टिकल्स मैंने आपको लिखवा भी दिए थे, उसमें आर्टिकल लेके 12 से, वैसे 14 से होते हैं, पर मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, पूरे 12 से लेकर 18 तक उसमें आर्टिकल्स आते हैं। तो आज हम उन 12 से लेकर 18 के जो आर्टिकल्स हैं उन पर डीपली चर्चा करेंगे और आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएंगे बढ़िया करके। और एक बार समझ में आ जाए, क्योंकि इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस में, इस पार्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये काफ़ी क्या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से इसको देखना, ठीक है। और तो जैसे पहला हमारा है आर्टिकल 12। सबसे शुरू में हम आर्टिकल 12 देते हैं कि आर्टिकल 12 में हमारा दिया क्या गया है। आर्टिकल 12 में हमारा दिया गया है राज्य की परिभाषा। हमारा संविधान का जो आर्टिकल 12 है उसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। अब ये राज्य की परिभाषा क्या होती है, अब आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई राज्य की परिभाषा क्या है, क्या क्यों दी गई है। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो राज्य के विरुद्ध प्रोवाइड, कह सकते हैं राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं, राज्य के विरुद्ध प्रोवाइड कराए गए हैं, राज्य के खिलाफ ही दिए गए हैं। मौलिक अधिकार क्या करते हैं, हमारे अधिकार है, अगर सरकार कुछ भी ऐसा कानून लाती है जिससे हमारे जीवन पे कुछ असर पड़ेगा, अगर उसका नकारात्मक असर पड़ेगा तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। उन नकारात्मक चीज़ों को ही रोकने के लिए हमारे जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने हमें कुछ मूल अधिकार दिए हैं। तो ये किसके खिलाफ दिए गए हैं, सरकार के खिलाफ है। तो अब इसमें जो राज्य की परिभाषा है वो बताया गया है कि किस किस के खिलाफ है। तो ये हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके खिलाफ, स्टेट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ, ये गवर्नमेंट की चाहे राज्य सरकार है या केंद्र सरकार, उसकी जितनी भी हमारे कह सकते हैं विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनके खिलाफ ये हमारे जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो इस बात को कहां बताया गया है, हमारा आर्टिकल 12 में बताया गया राज्य की परिभाषा, ठीक है। ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इतना हम इस पर ज्यादा वो भी नहीं करेंगे। अब आज तक हमारा आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 हमारा क्या कहता है, आर्टिकल हमारा 13 कहता है मूल अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण की विधियां। मतलब हमारा जब संविधान निर्माण हो रहा था उस टाइम कुछ कानून हमारे पहले से आपने सुना मौजूद थे। आपने सुना होगा हमारा जो एक कह सकते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी है 1935 का, जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, उसमें से बहुत सारी चीज़ हमने अडोप्ट करी थी, बिल्कुल सेम कॉपी मार दिया था हमने, उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस करे थे। तो वे कानून या वे विधियाँ जो हमारे मूल अधिकारों को कह सकते हैं हनन करती हैं या उन्हें समाप्त करती हैं या उन पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, तो उनको क्या करा जाए। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न था कि उनका क्या करा जाए। तो जो भी विधियाँ या कुछ भी कह सकते हैं विधियाँ हुई हमारी, या कोई भी कानून जो हमारे मूल अधिकार का हनन करते हैं, वे समाप्त हो जाएंगे, ऑटोमेटिक स्वयं समाप्त हो जाएंगे। और अगर पूरे कंप्लीट समाप्त ना हो तो उतना पार्ट समाप्त हो जाएगा जो हमारे मूल अधिकार को प्रभावित कर रहा है, मूल अधिकार पे हमारे प्रभाव डाल रहा है, मूल अधिकार को हमारे नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, वो समाप्त हो जाएगा। तो आर्टिकल कहाँ का है, हमारे 13 में बताया गया है।
हमारा आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण। ये बहुत पूछा जाता है भाई, कई बार कई एग्जाम में घुमा फिरा के इस पे क्वेश्चन आ जाता है। विधि के समक्ष समता, पहले तो हम इसका मतलब समझते हैं। विधि के समक्ष समता का मतलब है कि कोई भी विधि, कोई भी व्यक्ति कह सकते हैं विधि से ऊपर नहीं है, मतलब कानून से ऊपर नहीं है, सब कानून के समान है। ठीक है, कोई भी कार्य आप विधि से ऊपर जाके नहीं कर सकते, कानून से ऊपर जाके नहीं कर सकते, आप कानून के दायरे में रह के ही काम को करना होगा। इसका मतलब तो ये है। और विधियों के समान संरक्षण मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक को विधि के अनुसार समान स्थिति में कह सकते हैं समान स्थिति में समान व्यवहार करा जाएगा। मतलब आप हो या मैं हूं, अगर देश में कोई संकट की स्थिति नहीं है, युद्ध जैसी स्थिति नहीं है, कोई आपातकाल नहीं है, तो आपके साथ भी वही व्यवहार करा जाएगा जो मेरे साथ करा जाएगा। अगर मैं कोई कह सकते हैं कोई गलत काम करता हूं तो मुझे भी जेल डाला जाएगा और आपको भी डाला जाएगा और आप गलत काम करते हैं। परंतु अगर स्थिति आपातकाल की है या देश में गृह युद्ध जैसे हालात हैं या किसी देश से हमारा युद्ध हो जाता है, तो उस समय हमारे कुछ मौलिक अधिकार भी कम कर दिए जाते हैं और उस समय कुछ लोगों को कुछ विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं। जैसे आर्मी वालों को कुछ विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं और जो आम नागरिक है उसके कुछ अधिकार ले लिए जाते हैं। तो ये वो, और जब समान स्थिति हो जाएगी, अगर जब युद्ध समाप्त हो जाए, जो भी चीजें समाप्त हो जाए, तो उसके बाद समान व्यवहार करा जाता है। तो इस बात को कौन कहता है? इस बात को कहता है हमारा ये आर्टिकल 14, विधि के समान संरक्षण। ठीक है, तो उम्मीद कर समझ में आया होगा आपके। आर्टिकल 15, धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करा जाएगा। अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं, ऑब्वियसली जाते ही होंगे, और किसी स्विमिंग पूल में जा रहे हैं या किसी रोड पे जा रहे हैं, तो आपके साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करा जाएगा कि आप भाई उस धर्म के हैं या आप उस मूल वंश के हैं या उस जाति के हैं या आप यहाँ के नहीं उस जगह के हैं। तो इस आधार पे या आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, इस आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं करा जाएगा। आप भी रोड पे ऐसे जा सकते हैं जैसे मैं जा सकता हूँ, या आप भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने वैसे जा सकते हैं जैसे कोई और जा रहा है। आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करा जाएगा इन आधार पर। ठीक है, तो ये आर्टिकल किस में कहा गया? हमारा 15 में कहा गया है। अब आर्टिकल 16 आता है हमारा, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ये आप सब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा वो है। मतलब सरकारी नौकरियों में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि आप उस जाति के हैं या आप उस स्थान पर निवास करते हैं या आप वहाँ रहते हैं या आप गोरे हैं या काले हैं, इस आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं करा जाएगा। मतलब आपको भी उतना सरकारी नौकरी पाने का हक है जितना किसी और को। ठीक है, इसमें कुछ अपवाद भी हैं, कह सकते हैं कुछ दिक्कतें भी हैं। जैसे आपने सुना होगा आरक्षण दे दिया जाता है, SC ST कोटा लगता है, वो हमारा बाद में जोड़ा गया, और कुछ पिछड़े वर्ग के लिए हमारा ये जोड़ा गया था। इसमें 1976 में ये कुछ चीजें जोड़ी गई और हमारे 2019 में जो है 103वें संविधान द्वारा EWS भी जोड़ा गया, दे 10%। आपने सुना होगा जनरल कैटेगरी को भी 10% आरक्षण दिया जाने लगा, वो हमारा 2019 में 103वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया है इसमें। तो वो कुछ अपवाद हैं जो दे दिया जाता है। ठीक है, वरना सबके हिसाब से सबको एक समान ही नजर से देखा जाएगा। ठीक है, और अब आता है हमारा 17 आर्टिकल, अस्पृश्यता का अंत। आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले SC कैटेगरी के जो लोग हैं उनके साथ बहुत निर्दयता, कह सकते हैं कि बहुत बुरा हालत की जाती थी। एक कहते हैं हरिजन कौम होती है, उसके साथ काफ़ी अत्याचार किया जाता था और जात बिरादरी का बहुत ज़्यादा भेदभाव था। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमारे जो संविधान के बना रहे थे उन्होंने इस आर्टिकल को रखा। इसमें क्या है, अगर आदमी जन्म के या स्थान के या बीमारी के या विकलांग लोग होते हैं के आधार पर किसी से स्पष्टता नहीं करी जाएगी कि आप उसको हीन भावना से नहीं देखेंगे कि भाई वो उस जाति का है या वो उस स्थान का है या वो ऐसे विकलांग है, हाथ से वो है, पैर से वो, तो उसके आधार पर उससे आप स्पष्टता मतलब कैसे ईर्ष्या नहीं करेंगे, अस्पष्टता नहीं रखेंगे कि यार छी वो है, ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सजा दी जाएगी। एक कानून है सिविल संरक्षण अधिनियम, सिविल संरक्षण
अधिनियम 1985। इसमें क्या कहा गया है, अगर आप ऐसा कोई भी कार्य करते हैं, इनके आधार पर किसी के साथ अस्पृश्यता करते हैं, आप भेदभाव करते हैं, तो आपको इस कानून के माध्यम से सजा दी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल कौन सा कहता है, 17। अब आते हैं हमारा आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। पहले समय में अंग्रेजों के टाइम पे या उससे पहले राजाओं के टाइम पे क्या होता था, कुछ उपाधियां दी जाती थी। या किसी को राजा की उपाधि दे दी जाती थी, किसी को बहादुर की उपाधि दी जाती थी, किसी को वीर की उपाधि दे दी जाती थी, किसी को कुछ उपाधि, मतलब ऐसी उपाधियां दी जाती थी पहले। अब इन उपाधियों से होता क्या था कि ईर्ष्या की भावना जाग जाती थी एक दूसरे में लोग भाई, क्योंकि ऐसा है ना कि अगर आपको राजा कहा जाए तो आपके आसपास वाले चिढ़ेंगे, अरे इसको राजा क्यों कहा जा रहा है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। तो उन उपाधियों को, ईर्ष्या को ना बढ़ाए, कह सकते हैं भाईचारा को बढ़ाने के लिए ही हमारे इस संविधान में आर्टिकल 18 लाया गया था। इसके अनुसार कहा गया है कि शिक्षा और सैनिकों को छोड़ के किसी को भी कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। आपकी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उपाधि दी जाती है, जैसे डॉक्टर की उपाधि दी जाती है, या आर्मी के क्षेत्र में आपको जनरल कर्नल की उपाधि दी जाती है। वहाँ छोड़ के आप किसी को भी कोई उपाधि नहीं दे सकते। अब कुछ पुरस्कार होते हैं, जब पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये पुरस्कार होते हैं क्योंकि ये नाम के पहले नहीं लगाए जाते, बाद में लगाए जाते हैं, तो इन्हें हम उपाधि के रूप में नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो उपाधियों का जो अंत है हमारा आर्टिकल 18 करता है। तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जो स्टेट ये जो एग्ज़ाम है इसमें इतना ही पूछा जाता है, तो आपको ये आर्टिकल ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, जितना हो सके फैला दो, हंगामा मचा दो। फ्री का कंटेंट समझ के ये मत सोचना कि ये कंटेंट बेकार है या वीडियो में भाई बोर्ड छोटा है, लाइट ख़राब है। भाई तुम सब्सक्राइब करोगे, चैनल को बढ़ाओगे, जब भी कुछ अच्छा होगा। और जितना फ्री में कंटेंट यहाँ मिल जाएगा और किसी नहीं देगा। एक कहावत है कि ऊंचे दुकान फीके पकवान। जो बड़ी बड़ी जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो भी आपको इतना बढ़िया नहीं दे पाएंगे, इतना कंटेंट नहीं देंगे जब लोग आप उन्हें पेड नहीं करोगे। फ्री में यूट्यूब पे इतना अच्छा कंटेंट कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो सपोर्ट करें, लाइक करें। जय हिंद।